हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की पहली वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन किस वजह से हुआ था उसके कुछ कॉजेस के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अब आज उसके आगे हम लोग देखेंगे। 3 कॉजेस हमने देखे थे। कौन कौन से? सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड पॉलिटिकल कॉज। इसको हमने डिटेल में समझ लिया था। अब मैंने आपको उस दिन भी पहली क्लास में भी ये बात बताई थी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके लिए तो 3 मेजर कॉजेस तो थे, लेकिन कुछ चीजें और भी थी। उसमें चौथी चीज क्या थी? ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास। मतलब उस टाइम पर एक नया क्लास निकल के आ रहा था जिसको हम लोग मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी वजह बना था। साइमल्टेनियसली यहां पर कुछ नए नए फिलोसोफर आ गए थे, कुछ नए नए फिलोसोफर्स आ गए थे। तो हम आज इसके बारे में, ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, इसके बारे में बात करेंगे, कुछ फिलोसोफर के बारे में बात करेंगे, और साइमल्टेनियसली हम लोग आउटब्रेक, ये सारे कॉजेस की वजह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ था, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था, उस इवेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो आज की जो पूरी क्लासेस होगी वो भी 3 मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास से। ये सब हम सब कुछ देख चुके हैं। अब देखिए यहां पर इसमें जाने से पहले 2-3 बातें मैं बता दूं। आपको ये बात पता होगी कि अक्सर होता क्या है कि जब एक पर्सन, एक परिवार का मुखिया पर्सन, वो कोई काम कर रहा है, उसके पास काम नहीं मिल पा रहा, काम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा। अब जब काम नहीं मिल पा रहा तो उसके पास पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे तो अपने परिवार का जीवन यापन वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में वो करेगा क्या? जाहिर सी बात है, हाथ पैर मारेगा। कभी एक जगह से काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो दूसरी जगह जाएगा। इसी तरीके से उस समय फ्रांस में भी हो रहा था। तो फ्रांस में जब लोगों के पास कुछ काम नहीं था तो कुछ लोग क्या काम करते थे, फ्रांस को छोड़कर दूसरे कंट्रीज जाते थे, जैसे अमेरिका वगैरह चले गए। वहां पे जाकर हाथ पैर मारते थे, अपने काम करते थे, जॉब करते थे, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करते थे, मतलब बहुत सारी चीजें। फ्रांस में नहीं हो रहा था, बाहर जाके करने लगे, या बाहर के साथ ट्रेड करने लगे, या बाहर वालों के लिए जॉब करने लगे। तो ये सब कुछ हो रहा था। तो जब लोगों ने ये करना स्टार्ट किया तब उनके पास पैसा आना स्टार्ट हुआ, और पैसा आना स्टार्ट हुआ तो उनकी जो हालत थी वो धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही थी। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी तो उनके यहां एजुकेशन का भी सेगमेंट आगे बढ़ा। तो कहने का मतलब है कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस एक्टिविटी की वजह से धीरे धीरे अपग्रेड हो रही थी। अब यहां पर पहली बात तो ये, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड हुई, वो लोग पढ़ने लिखने लगे। साइमल्टेनियसली वो जो वहां पर उस समय फ्रांस में स्टेटस क्यू चल रहा था, नोबेल, क्लर्जी, थर्ड स्टेट, इन सब का, उसके ऊपर भी वो क्वेश्चन उठाने लगे। क्यों? जहां पर वो गए थे वहां पर तो इस तरह की कोई चीजें थी नहीं, सब कुछ एकदम बढ़िया, सबको एकदम इक्वल राइट्स अवेलेबल थे, सबके साथ इक्वालिटी के साथ बिहेवियर किया जाता था। तो ये जो परिस्थितियां क्रिएट हुई थी, इसकी वजह से एक नया क्लास निकल कर आता है, जो बाहर जाके जिसने पैसा कमाया, जिसने एजुकेशन पाई, वहां के आइडियाज से इंस्पायर्ड हुआ, और वही सारे आइडियाज वो आके फ्रांस में भी कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करता है, जिसकी वजह से ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बनता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो एग्जैक्टली मैंने आपको कंटेक्स्ट बता दिया, अब उसको पीपीटी के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग फिलोसोफर वाले टॉपिक पर चलेंगे। जैसे ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, द 18th century witnessed the emergence of social groups। 18th century में किस एक सोशल ग्रुप का इमर्जेंस हुआ? वो था मिडिल क्लास के नाम से। Who earned their wealth through overseas trade। देख रहे हो, ओवरसीज का मतलब क्या हुआ? एक देश से दूसरे देश की तरफ जाने वाला। From manufacturing of goods and professions, मतलब कि कभी कभी क्या होता था, वो ओवरसीज ट्रेड से उन्हीं ने बहुत पैसा बनाया, या तो वहां जाके किसी दूसरी कंट्री में जाके, या तो यहीं से सामान बना के वहां पर सेल आउट करके। तो मतलब ओवरसीज ट्रेड से उनको बेनिफिट हुआ। दिस क्लास वाज एजुकेटेड, ये एजुकेटेड था। बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। इनका यह मानना था कि कोई भी सोसाइटी में कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रिविलेज्ड बाय बर्थ हो, मतलब उसको किसी खानदान में पैदा हो गया इस वजह से उसको एक विशेष अधिकार, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब यहां पर बराबर होने चाहिए। और क्या करते थे? दे वर इंस्पायर्ड बाय आइडियाज पुट फॉरवर्ड बाय वेरियस फिलोसोफर। अब ये लोग जो थे वो कुछ आइडियाज जो फिलोसोफर पब्लिश करते थे उससे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर होते थे साइमल्टेनियसली, एंड बिकेम अ मैटर ऑफ टॉक इंटेंसिवली फॉर दीज क्लासेस इन सलोन्स एंड कॉफी हाउसेस।
मतलब कि इन लोग के दिमाग में जो आइडियाज आ रहे थे ना, उसको ये लोग कहां पे डिस्कस करते थे? कॉफी पीने गए तो कॉफी हाउस में हो रहा है, कैफे में हो रहा है, सैलून पे गए तो वहां बाल काट रहे हैं, शेविंग हो रही है, वहां पर भी इसके बारे में डिस्कशन चल रही है कि देखो दूसरे कंट्रीज में कितना अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब चीजें डिस्कशन चला करती थी। एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर, एंड लोगों के बीच में इन सारे आइडियाज को बुक्स और न्यूज़पेपर के तहत भी स्प्रेड किया गया। The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example for political thinkers in France. मतलब कि जिसने अमेरिका को आजाद कराने में मदद की, आज वहां जो आजाद कंट्री होगी वो हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन रही है, मतलब कि फ्रांस के लिए एक इंस्पिरेशन बन रही है, बिकॉज अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने वहां के लोगों को इंडिविजुअल राइट्स दिए हुए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वजह थी। बस बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे फिलोसफर्स के बारे में कि फिलोसफर्स का कितना बड़ा रोल रहा। कहते नहीं है कि पूरी दुनिया में हर चीज की जननी अगर कोई है, किसी भी विज्ञान की अगर कोई भी जननी है, तो वो है आपकी फिलॉसफी से ही सारी साइंस ने जन्म लिया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और फिलॉसफी को बताने वाले फिलॉसफर होते, तो फ्रांस में भी कुछ फिलॉसफर थे, कुछ के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे नंबर 1 पे आते हैं जॉन लॉक ने किताब लिखी थी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने क्या बोला था, इन विच ही क्रिटिसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट किताब लिखी, किसने? जॉन लॉक ने। ये क्या बोलते थे कि डिवाइन लॉ को ये क्रिटिसाइज करते थे। जैसे क्लर्जी कहते थे कि भाई हम लोग तो हैं हायर क्लास में, नोबेल जो है, जो मोनार्क है, वो तो किंग बनेगा ही बनेगा, चूंकि ऐसा ईश्वर ने किया है, ईश्वर ने ही ये सिद्धांत बना के भेजे। तो जॉन लॉक से कहने ये कौन सा बवाल है बिना वजह के लिए? कहा मतलब तुम अपनी बात से बातें बता रहे हो, हम क्यों मान ले भाई कि सिर्फ राजा को ही यहां पे रहने का अधिकार, इस तरह की चीजें का अधिकार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको क्रिटिसाइज करते थे। कहां पे करते थे? अपनी किताब में इन्होंने किया 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। नाम याद रखिएगा बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिलोसफर है जीन जैकस रोसो। इन्होंने किताब लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन्होंने क्या बोला था? इन विच ही प्रपोज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इनकी जो किताब थी इसमें इन्होंने बताया था कि जो एक तरफ है गवर्नमेंट और एक तरफ है उस कंट्री के लोग, इन दोनों के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और इस बात को उन्होंने कहां पर मेंशन किया था? अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। नाम क्या है? जीन जैकस रोसो। उसके बाद तीसरे आते हैं मॉन्टेस्क्यू। ये तो वाले धूम 2 या धूम 3 में ऋतिक रोशन लग रहे हैं एकदम। इनकी किताब का नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसके अंदर इन्होंने एक नया मैकेनिज्म प्रपोज किया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनका कहने का मतलब यह था कि जो पावर है वो एब्सोल्यूट पावर सिर्फ और सिर्फ एक अथॉरिटी में नहीं होनी चाहिए, वो कम से कम अलग अलग 3 हिस्सों में डिवाइडेड होनी चाहिए, जिसको उन्होंने बोला लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बोला था। और ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव का मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लॉ को बनाती है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो लॉ बन गए उसको इंप्लीमेंट करना, ये काम इंप्लीमेंट करना, ये किसका काम होता है? एग्जीक्यूटिव का। और अगर इन दोनों में किसी भी तरह का इशू आता है, किसी तरह का बवाल होता है, तो डिसीजन देने वाली अथॉरिटी कौन होनी चाहिए? जुडिशरी। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। कहां पर दिया था? अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स थे जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने में बहुत ज्यादा मदद दी, या इनकी बातों की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो 5 कॉजेस हमने देखे। सबसे पहले सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज। उसके बाद मिडिल क्लास का ग्रो होना, और 5वां था कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर का कंट्रीब्यूशन। अब ये जितने भी कॉजेस थे ये बढ़ते जा रहे थे लोगों में। इन सारी ही चीजों की वजह से मोनार्क के अगेंस्ट, उस फ्रांस में चल रहे सिस्टम के अगेंस्ट में बवाल था, गुस्सा था। तो इसका एक बारूद का ढेर इकट्ठा होता जा रहा था। लेकिन बस एक चिंगारी लगाने की देरी थी, और चिंगारी लगाने का काम जार ने खुद ही कर लिया। किसने कर लिया? जार निकोलस सेकेंड ने खुद ही कर लिया। अब क्या किया था उसको देखो, बड़ी मजेदार बात है। द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। अब ये लास्ट टॉपिक है, इसमें देखते हैं आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिएगा।
होता यह है कि लुइस 16 जो थे, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब वो राजा बने थे 74 में, तो उनके पास उन्होंने देखा खजाना खाली है। साइमल्टेनियसली उनके खर्चे इतने थे कि उन खर्चों को भरने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत थी। तो एक्स्ट्रा पैसा आएगा कहां से? वो आएगा टैक्स से। और टैक्स कौन भरेगा? थर्ड क्लास। लेकिन नए तरीके का टैक्स इंक्लूड करने के लिए, नए तरीके का टैक्स लगाने के लिए थर्ड स्टेट पे उनको क्या काम करना पड़ता था? स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। अब स्टेट जनरल क्या है? जैसे आजकल की पार्लियामेंट होती है वैसे वहां की स्टेट जनरल होती थी। तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। इसी वजह से लुइस 16 साहब ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई ताकि टैक्स को इंक्रीज किया जा सके। यहां तक बात समझ में आ रही? क्या किया जा सके? टैक्स को इंक्रीज किया जा सके। अब होता क्या है, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, इन लोगों ने 300 रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने भेज दिए थे। कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव? 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे। फर्स्ट स्टेट से कितने आए? 300। सेकेंड स्टेट से कितने आए? 300। लेकिन जो थर्ड स्टेट था उससे कितने रिप्रेजेंटेटिव आए थे? 600 लोग। और इनका बैठने का तरीका पता है कैसा था? ध्यान से देखना। ये भाई साहब बैठे हैं राजा, ये मान लो अगर ये फर्स्ट स्टेट है, ये ऐसे बैठे हैं, हाँ, और इन लोगों का मुंह इस तरफ है, ठीक। और जो सेकेंड स्टेट वाले हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं, इन लोगों का मुंह इनकी तरफ है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो सेकेंड स्टेट वाले ऐसे बैठे, वो ऐसे मुंह करके बैठे, और जो फर्स्ट स्टेट वाले वो ऐसे एक दूसरे के देख, और क्या हालचाल, सब बढ़िया, खाना खाया है, मसूड़े में पालक फंसी है, मतलब ऐसे एक दूसरे के सामने बैठे हुए 300 लोग। और जो ये फर्स्ट थर्ड स्टेट वाले थे वो बेचारे गरीबों की तरह देखो पीछे खड़े हुए, ये सब इन तीनों के पीछे, राजा के पीछे खड़े हुए। तो 300 आए फर्स्ट स्टेट से, 300 आए सेकेंड स्टेट से, और थर्ड स्टेट से कितने आते हैं? लगभग 600 लोग आते हैं। अब क्या होता है भाई, संगीत गाना बजाया जाए, मीटिंग स्टार्ट की जाए। अब यही प्रोसेस हुआ, मीटिंग स्टार्ट हुई। तो लुइस 16 साहब ने बोला कि भैया ऐसा है कि खर्चे बहुत बढ़ गए, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, और टैक्स देने के लिए हमने मीटिंग बुलाई है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट वाले, तो चलो भैया एक काम करते हैं, वोटिंग हो जाए। तो सब कहेंगे हाँ 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 वोटिंग हो जाए। और मैं आपको बता दूं वहां पर वोटिंग का तरीका क्या था। फर्स्ट स्टेट के 300 लोग होते थे, 300 लोगों का बस एक वोट आता था। सेकेंड स्टेट के 300 लोग होते थे, इनका वोटिंग कितनी होती थी? बस एक होती थी। 600 लोग थर्ड स्टेट के होते थे, इनकी भी वोटिंग 1 होती थी। अब ये बताओ, टैक्स तो भरना है इनको, तो ये क्या कहेंगे? टैक्स ना भरे, तो ये ना कहेंगे। क्या कहेंगे? ये नो। बाकी इनको टैक्स थोड़ी ना भरना था फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को, तो ये क्या कहेंगे? यस। तो यस के पास कितने वोट? 2। इनके पास कितने वोट? 1। काम खत्म, टैक्स बिल पास हो गया। अब की बार जब ये हुआ तब थर्ड स्टेट वालों ने बोला रुको 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 रुको, अब की भैया ऐसा नहीं चलेगा, अब की ये सिस्टम चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो इस सिस्टम के हिसाब से तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो थर्ड स्टेट वालों ने एक नया प्रपोजल रखा कि भैया ऐसा है, फर्स्ट स्टेट के कितने लोग हैं? 300, प्लस सेकेंड स्टेट के कितने लोग हैं? 300, प्लस थर्ड स्टेट के कितने लोग हैं? 600, टोटल कितने हो गए? 1200। कहा अब की बार जो वोट पड़ेंगे वो टोटल 1200 वोट पड़ेंगे। 3 वोट से काम नहीं बनेगा, 1200 वोट पड़ेंगे। उसमें अगर ये चीज पास हो जाती है, हमें फिर उसके बाद कोई भी आपत्ति नहीं, हम टैक्स देने के लिए तैयार। जब ये प्रपोजल थर्ड स्टेट वालों ने रखा तो किंग साहब कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो पुराना वाला है 301 301 601 वही वाला से होगा। तो थर्ड स्टेट वाले कहेंगे ऐसा है, तो तुम्हारा सिस्टम है, अपने पास धरे रहो, और हम लोग यहां से जा रहे हैं बाय। तो वो जो तीनों लोग होते हैं, जो थर्ड स्टेट वाले लोग होते हैं 600 लोग, वो किंग से बोलते हैं कि प्रपोजल मानो, नहीं तो यहां से हम लोग जा रहे हैं। किंग ने वो मानने से मना कर दिया और थर्ड स्टेट वहां से उठती है और 9 2 11 मतलब वहां से मीटिंग को छोड़ के चले जाते हैं। अब मीटिंग में खाली कौन बचा? फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट। मतलब कि नया वाला टैक्स जो था वो पास नहीं हुआ। यहां तक बात समझ में आई? वही सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं जो कि आप लोग एक बार यहां पर देख सकते हो। वही मैंने लिखा हुआ है कि द थर्ड स्टेट वाज, अब ध्यान रखना, थर्ड स्टेट में कौन आया था? रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एजुकेटेड मेंबर्स ओनली। ध्यान रखिएगा, थर्ड स्टेट में मैंने आपको बताया था कि रिच थे और पुअर थे, तो रिच कैटेगरी वाले लोग ही आए थे, पुअर वालों को लाया ही नहीं गया था।
वोटिंग ऑफ स्टेट जनरल इन पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ईच स्टेट हैड वन वोट। ये सारी ही बातें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी, यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर रिजेक्शन ऑफ द प्रपोजल बाय द किंग, किंग के द्वारा उस प्रपोजल को रिजेक्शन करने के बाद थर्ड स्टेट वाले क्या करते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं और वॉकआउट करके चले आते हैं घर। और घर जाने के बाद वापस किस दिन इकट्ठा होते हैं, 20 जून को। पहले कब आए थे, 5 मई को, 5 मई को आए, उसके बाद चले गए वापस, उसके बाद 20 जून को फिर इकट्ठा होते हैं। अब की बार कहां इकट्ठा होते हैं, अब की बार इकट्ठा होते हैं इंडोर टेनिस कोर्ट में। कहां पे, ग्राउंड्स ऑफ वर्सैलीज में। इंडोर टेनिस कोर्ट ग्राउंड ऑफ वर्सैलीज में इकट्ठा होते हैं। मतलब जो पैलेस ऑफ वर्सैलीज है ना, उसमें एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहां पर सब लोग इकट्ठा होते। कौन, थर्ड स्टेट वाले जो वापस गए थे, वो सब आते हैं। आने के बाद यहां पर वो लोग क्या काम करते, अपने आप को एक नया ग्रुप घोषित करते जिसका नाम था नेशनल असेंबली। कहते हैं ऐसा है, हम थर्ड स्टेट वाले लोग, जो लोग उस दिन 5 मई से वापस आए थे, अब यहां पर इकट्ठा हुए हैं, जिसको नाम हम लोगों ने, इसका नाम नेशनल असेंबली रखा है। नेशनल असेंबली रखने के बाद अब हमारा एक काम है, कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को तैयार करना, ताकि मोनार्क की पावर को खत्म किया जा सके। क्या किया जा सके, मोनार्क की पावर को खत्म किया जा सके। यह बात कुछ वहां पर डन हो गई। और इस मीटिंग जो नेशनल असेंबली बनी थी, इसमें अपना लीडर इन्होंने किसको बनाया, इसमें लीडर बनाया मीराबेओ, जो कि एक नोबल थे, और एबेसियस जो कि एक प्रीस्ट थे, उनको इन लोगों ने अपना लीडर बनाया। आई होप कि यहां तक बात आप लोगों को क्लियर रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद वाली वीडियो में थोड़ी सी वीडियोस जो होंगी वो थोड़ी सी लंबी होंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इस वजह से आसान रख रहा हूं, ताकि आसानी से आप रिवाइज कर सको और चीजें आसानी से आपकी जो ब्रेन में इंकलकेट कर सके। किसी भी तरह का कोई इशू हो, जरूर कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। तब तक की नई वीडियो में आप लोग से मुलाकात करता हूं। थैंक यू सो मच। टिल देन, स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।